सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार, राम राम। मेरे पास में गजट नोटिफिकेशन डेटेड 24/1/2025 की कॉपी है और ये गजट नोटिफिकेशन है यूपीएस को लेकर के भाई, जिसका सभी साथी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इसके अंदर क्या होगा, कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो भाई देखते हैं अब इस गजट नोटिफिकेशन में क्या क्या आया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस गजट नोटिफिकेशन का जो नंबर है FN1/3/2024 PR है और ये गजट नोटिफिकेशन पहले 2003 का एक गजट नोटिफिकेशन था जिसके तहत एनपीएस लागू की गई थी, जिसका नंबर था FN5/7/2003-ECB&PR और इसकी डेटेड था 22/12/2003, जिसके तहत देश के अंदर एनपीएस लागू की गई थी। ये उस नोटिफिकेशन में पार्शियल मॉडिफिकेशन करने के लिए लाया गया। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन 2019 में, जो कि 31 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट ने निकाला था, जिसका नंबर था FN1/3/2016 PR। इस गजट नोटिफिकेशन में 1 अप्रैल 2019 से एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया गया था। इसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया है। साथियों, अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यूपीएस में 10% रखा गया है, 14% नहीं है। तो आगे देखते हैं कि इस यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन साथी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो मेन क्लास है हमारी 2, इसके अंदर 2 और क्लास दी गई हैं और पहली क्लास में 3 सब क्लास दी गई हैं। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इसका डिसाइड करने के लिए इन क्लासों को रखा गया। तो पहली क्लास जिसके अंदर 3 पार्ट हैं ABC, मैं इसको पढ़ूंगा। फर्स्ट ए में लिखा हुआ है, यदि मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद में जिसका सुपर एनुएशन पर रिटायरमेंट होगी वो कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल होगा। यानी यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस होनी ज़रूरी है। दूसरा, जो साथी पब्लिक इंटरेस्ट में यानी बी सब क्लास के अंदर लिखा गया है, जिन कर्मचारियों को गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर करेगी लेकिन वो रिटायरमेंट कोई मेजर पेनल्टी के कारण नहीं आनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में हो, गवर्नमेंट ने किसी को रिटायर कर दिया लेकिन वो पेनल्टी कोई चार्जशीट करके उसको वो नहीं किया, एक क्राइटेरिया जो 50 साल का और 55 साल का जो क्राइटेरिया है रिटायरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अगर कर दिया तो भी यूपीएस के लिए वो कर्मचारी एलिजिबल रहेंगे। और इसी के शी सब क्लास के अंदर दे रखा है, यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए और आपका यूपीएस उसके सुपर एनुएशन की जो डेट होगी वहाँ से लागू होगा। ऐसे नहीं मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और वहाँ से यूपीएस लागू हो गया, नहीं, जो सुपर एनुएशन की जो डेट रहेगी वहाँ से इसको लागू माना जाएगा। जो सेकंड जो इसकी सब क्लास है उसके अंदर बताया गया कि कौन कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिन कर्मचारियों को गवर्नमेंट डिसमिस कर देगी, रिमूव कर देगी या जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से रिज़ाइन करके जाने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस के कोई दरवाजे खुले नहीं हैं और उनको कोई अश्योर्ड पे आउट यानी सुनिश्चित भुगतान नहीं दिया जाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। हमने देख लिया भाई, कम से कम 10 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और उसकी रिटायरमेंट जो है या तो स्वेच्छा से रिटायरमेंट हो उसकी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में
रिटायरमेंट हो या सुपर एनुएशन में जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी सुपर एनुएशन अधिवार्षिका आनी चाहिए। उसको अप्रोच करने के बाद में उसकी रिटायरमेंट अगर होती है तो सभी यूपीएस के अंदर माने जाएंगे। आगे हम बात करेंगे जो इसकी थर्ड मेन क्लास है इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर जो दी गई है, उसके अंदर बताया गया है कि वे कौन कौन से बेनिफिट इस स्कीम के तहत लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर इसकी जो सब क्लास है 3, उसके अंदर बताया गया है बेनिफिट अंडर द स्कीम एश्योर्ड पे आउट। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी पेंशन का जिक्र नहीं किया गया है इस गजट नोटिफिकेशन। यहाँ पर एश्योर्ड पे आउट यानी सुनिश्चित भुगतान का जिक्र किया गया है। अब आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि पेंशन में और एश्योर्ड पे आउट यानी सुनिश्चित भुगतान में थोड़ा सा डिफरेंस है। पेंशन गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति विशेष को या कर्मचारी को पब्लिक इंटरेस्ट में दे सकती है, उसके अच्छे जीवन की कामना करने के लिए एक निश्चित अमाउंट तय की जा सकती है ताकि उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन एश्योर्ड जो पे आउट होता है यानी सुनिश्चित भुगतान जो होता है, वो ऐसे फंड से आपको वापस पैसा मिलता है जिसमें आपने पहले पैसे जमा किया हो। यानी पहले आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर वो फंड इकट्ठा हो जाता है, फिर उसी फंड से आपको एक निश्चित अमाउंट वापस दी जाती है जिसको एश्योर्ड पे आउट बोलते हैं यानी सुनिश्चित भुगतान बोलते हैं। ये जो बेनिफिट रहेंगे किस किस को कैसे मिलेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसकी मेन जो क्लास है वो 3 और इसके अंदर जो सब क्लासेस दे रखी हैं उसका तीसरे का ए पार्ट है फुल एश्योर्ड पे आउट यानी पूरे का पूरा जो सुनिश्चित भुगतान यानी जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं पूरी पेंशन किसको मिलेगी, उसकी कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए और 25 साल की सर्विस वो मिलेगी आपको 12 महीने की जो बेसिक सैलरी है उसका एवरेज निकाल करके। सुपर एनुएशन से पहले 12 महीने की जो बेसिक पे होगी उसकी एवरेज निकाल करके उसको बेसिक पे माना जाएगा, प्लस उसके ऊपर डीए जोड़ा जाएगा और फिर उसका वो 25 साल की सर्विस पूरी होने पर 50% फुल एश्योर्ड पे आउट यानी पूरी पेंशन जिसको हम कह सकते हैं वो मिलेगी। 20 सब क्लास के अंदर क्या बोला है, 25 साल से कम की सर्विस पर भी अनुपातिक भुगतान होगा। यानी ऐसा नहीं है कि भाई 25 साल की अगर सर्विस पूरी नहीं करी तो किसी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट कम से कम 10 साल की सर्विस से लेकर के शुरू हो जाता है और 25 साल की सर्विस के ऊपर पूरा यानी फुल एश्योर्ड पे आउट पूरे का पूरा सुनिश्चित भुगतान उसको मिलता है। यानी 50% बेसिक सैलरी प्लस डीए का पेंशन के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो अगर उससे कम की सर्विस है तो ये लाभ अनुपात में मिलेगा। फिर आपको 10 साल या अधिक की सर्विस करने के बाद सुपर एनुएशन आने पर कम से कम 10,000 रुपये की जो मासिक पेंशन है मिनिमम वो आपको मिलेगी। यानी मिनिमम पेंशन का भी इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। मिनिमम पेंशन कितनी, 10,000 रुपये, और इसके लिए कंडीशन क्या है, कम से कम 10 साल की सर्विस। कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले लोगों को कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। इसका जो डी पार्ट है वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कि 25 साल की कम से कम सर्विस के बाद होता है। सुनिश्चित भुगतान यानी एश्योर्ड पे आउट अर्धवार्षिक की तारीख से शुरू होगा। इसका मतलब क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर जो आपकी एश्योर्ड पे आउट है सुनिश्चित भुगतान कब कौन सी डेट से शुरू होगा, वो सुपर एनुएशन की जो डेट आएगी यानी जिस डेट को वो सुपर एनुएशन रीच करने पर उसको रिटायर होना था, 58 साल की सर्विस लगा लो सी ग्रुप में, तो उस डेट से उसको ये
एश्योर्ड पे आउट का लाभ मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने जब से ली और तब से उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। जो मेन क्लास है 3, उसकी जो सब क्लास 4 है, उसके अंदर क्या दिया गया है वो देखेंगे। रिटायरमेंट के बाद में अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के तत्काल बाद फैमिली को 60% एश्योर्ड पे आउट का 60% भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। एक देशी शब्द में हम कहें कि भी फैमिली पेंशन का भी इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया है और ये मिलेगा उसके लीगल स्पाउस को। रिटायरमेंट के बाद में भी अगर मृत्यु होती है तो इसके अंदर फैमिली पेंशन का भी प्रोविज़न किया गया है। इसकी जो सब क्लास है 5, उसके अंदर हम देखेंगे कि भी डियरनेस रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। महंगाई राहत एश्योर्ड पे आउट पर और फैमिली पेंशन यानी फैमिली पे आउट पर दोनों पर मिलेगा, परंतु एश्योर्ड पे आउट या फैमिली पेंशन के शुरू होने के बाद ही मिलेगा। जिस दिन से फैमिली पेंशन या फिर एश्योर्ड पे आउट आपका सुनिश्चित भुगतान शुरू होगा उसी दिन से मिलना शुरू होगा। अब इसके अंदर जो सब क्लास है 6, उसके अंदर रिटायरमेंट पे यानी सुपर एनुएशन आ गई और रिटायरमेंट आपने ले ली तो आपको क्या मिलेगा। तो लंप सम पेमेंट का भी इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है, लेकिन ये लंप सम पेमेंट किसकी होगी, कितनी होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिक प्लस डीए, और बेसिक कैसी होगी, पिछले 12 महीने की एवरेज के आधार के ऊपर बेसिक ली जाएगी, प्लस उस समय जो डीए चल रहा होगा वो दोनों को मिला करके उसका 10% निकालना और गुणा एल के साथ में गुणा कर दो। अब ये एल क्या है, ये है नंबर ऑफ हाफ ईयरली ऑफ क्वालिफाइड सर्विस। तो आपने देखा होगा कि भी जब भी हम सुपर एनुएशन पर पेंशन बनाते हैं या DCRG देते हैं तो हम क्वालिफाइड सर्विस निकालते हैं और उसके हाफ ईयरली कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हाफ ईयरली निकालनी पड़ेंगी, जो कि नेट क्वालिफाइड सर्विस की ही हाफ ईयरली, यानी जितने साल की नेट क्वालिफाइड सर्विस है उसका डबल कर लो, हाफ ईयरली निकल आएगी। उसको एल मान करके इसके साथ में गुणा कर दो, यानी बेसिक प्लस डीए गुणा में हाफ ईयरली बटे में 1/10। तो ये अमाउंट उसको कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त इसके अंदर लमसम पेमेंट के रूप में मिलेगी। और पेंशन कितनी मिलेगी, और पेंशन का जो फार्मूला निर्धारित किया गया है, यानी पेंशन मान लो या फिर एश्योर्ड पे आउट मान लो, इसके अंदर तो एश्योर्ड पे आउट का यूज किया गया है, पेंशन का कहीं यूज नहीं किया गया। उसका फार्मूला है P/2 इंटू में Q/300 इंटू में IC बटे में BC। अब मैं आपको बता दूं कि भाई P क्या है। P है आपकी बेसिक, जो कि 12 महीने की आपकी एवरेज है, और Q क्या है, ये है नंबर ऑफ मंथ्स, जितने साल की आपने सर्विस कंप्लीट की है उसके हमने क्या कर लिए, मंथ में कन्वर्ट कर दिया, भाई इतने मंथ तक इसने सर्विस की, नेट क्वालिफाइड सर्विस की। और IC क्या है, यह है इंडिविजुअल कॉर्पस, जिसके अंदर आपने फंड जमा किया है। और BC क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस। ये गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा तय किया जाएगा। दोनों के दोनों जो IC और BC है, ये उसके आंकड़े जो है PFRDA, वो अथॉरिटी जो है इसको हमारे पास में भेजेगी रिटायरमेंट के समय, उसके द्वारा ही दिया जाएगा। यदि मान लो किसी आदमी की 18 साल की सर्विस है, तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, और उसकी बेसिक की जो एवरेज आई 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये बटे में 2 यानी 25,000 रुपये, और भाई 18 साल की सर्विस के महीने बन गए 216, यानी 216 बटे में 300, गुणा में अगर मान लो IC के अंदर आपका फंड
जो है 40 लाख रुपए जमा है और बेंच मार्क कॉर्पस के अंदर गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए निश्चित किया, निर्धारित किया, तो आपकी पेंशन बनेगी 14,400 रुपये पर मंथ। और केस सेकंड में अगर आपकी बेसिक 50,000 है, 18 महीने की सर्विस, 18 साल की सर्विस है, यानी 216 महीने की सर्विस है, आपका जो आईसी है, इंडिविजुअल कॉर्पस है, वो है 50 लाख रुपए और पीएफआरडीए ने भी आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसकी वैल्यू निर्धारित करी 50 लाख, तो आपकी पेंशन बनेगी 18,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। अगर थर्ड केस के अंदर आपकी बेसिक है 50,000, आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली और आपके इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर 50 लाख रुपए जमा है और पीएफआरडीए ने जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसकी वैल्यू भी 50 लाख रुपए निर्धारित की, तो आपको पेंशन मिलेगी 25,000 रुपये, जो कि 50,000 रुपये का 50% होता है। तो ये तो भाई पेंशन कैलकुलेशन का मामला था। अब जो है इसकी हम अगली क्लास, जो सब क्लास है, क्लास 7, उसके ऊपर आते हैं। कॉर्पस में 2 प्रकार के फंड होंगे। जो सब क्लास 7 है उसके अंदर बताया गया है कि कॉर्पस में 2 प्रकार के फंड होंगे। एक तो होगा आईसी यानी इंडिविजुअल कॉर्पस, और सेकंड में होगा पूल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। आईसी क्या है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। जो इंडिविजुअल कॉर्पस की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर कर्मचारी का और सरकार दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको मिलकर के ये आईसी बनेगा, और इसकी वैल्यू उस समय कितनी होगी ये पीएफआरडीए निर्धारित करेगी, और जो पुल कॉर्पस होगा उसकी वैल्यू भी पीएफआरडीए के द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो आंकड़े जारी होंगे उस समय उसके हिसाब से। तो भाई सब क्लास 7 के अंदर ये हमने देखा। अब सब क्लास जो है 8, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विल बी 10%। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये सब क्लास है इसके बारे में। तो भाई कर्मचारी का होगा 10% बेसिक प्लस डीए का, ठीक है। और भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 10% होगा, जो कि 14% था। हमने पहले देखा था कि भाई हमारा जो गजट नोटिफिकेशन था 31/1/2019 वाला, उसके अंदर भी हमने पार्शियल मॉडिफिकेशन किया है, जिससे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया था। इसको वापस गवर्नमेंट ने इस सब क्लास के तहत 10% ही कर दिया है। तो अब सब क्लास में आगे भाई 9th में हम, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेट 8 भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रोविज़न किया है कि आपका जो पुल कॉर्पस होगा उसके अंदर आपकी जो बेसिक प्लस डीए का 8.5% है, 8.5% उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करवाएगी। तो ये उसके अंदर बेनिफिट है, इससे कर्मचारियों को बेनिफिट होगा। ये उसके मोटिवेशन के लिए इसने पुल कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अब सब क्लास है हमारे पास में 10। अब है भाई जो फंड कर्मचारी ने दिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसको इन्वेस्ट कैसे करें, ये जो सब क्लास है उसके बारे में है। कर्मचारी खुद की मर्जी से भी उसको इन्वेस्ट के ऑप्शन भर सकता है कि भाई मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की जब बेंच मार्क कॉर्पस निकालेगी ना, उसमें ये कंडीशन है कि भाई इन्वेस्टमेंट, 5वीं कंडीशन है कि इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से भरी जानी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी अपनी मनमर्जी से इन्वेस्टमेंट भरता है तो उसके जो बेंचमार्क कॉर्पस है या उसका आईसी जो है उसके अंदर डिफरेंस निश्चित है भाई, वो आएगा। इसीलिए भाई
इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़ा ही ध्यान से भरें। अगर आप इन चीज़ों के जानकार हैं तो अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करें, अदरवाइज बाई डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो भरें। अच्छा भाई, अब सब क्लास हमारे पास में 11 है। The investment decision for the pool corpus built through additional central contribution of 8.5 will solely rest with the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 8.5% आपका पुल कॉर्पस के अंदर जो दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही सुरक्षित रहेगा। ये इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है। सब क्लास 12 जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी यूपीएस का ऑप्शन खुला रखा गया है, वो भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब जो हमारी मेन क्लास हैं उससे पहले, जो आगे चलने से पहले एक एक्सप्लेनेशन दी गई है इसी गजट नोटिफिकेशन में। उसमें बताया गया है कि बेसिक पे के अंदर जो डॉक्टर्स लोग हैं नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस जो लेते हैं वो बेसिक पे के अंदर ही इंक्लूड है, ये उसके अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो मेन क्लास है थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज़ टू चूज यूपीएस और एनपीएस ओनली वन एट ए टाइम। एनपीएस और यूपीएस में से केवल एक ही कंट्रीब्यूटर यानी अश्योर्ड पे आउट का आप यूज कर सकते हो, दोनों का नहीं। आगे जो 4 पे दे रखा है, जो एम्प्लॉई एनपीएस में है और जो कार्यरत हैं यूपीएस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तब एनपीएस में जो भी आउटस्टैंडिंग कॉर्पस प्लान में जमा है वो फंड आईसी यानी इंडिविजुअल कॉर्पस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, आपने पैसा जमा करवा दिया, अभी आप सर्विस कर रहे हो, आपके 10 लाख रुपए प्राण के अंदर जमा है तो वो आपके आईसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया है। आगे जो क्लास है 5, प्रत्येक कर्मचारी जो एनपीएस में है और अब यूपीएस लेते हैं उनके लिए बीसी यानी बेंचमार्क कॉर्पस कंप्यूट करना होगा। जब उनकी पेंशन बनेगी तो भाई बीसी को तो कंप्यूट करना ही पड़ेगा और ये करेगी पीएफआरडीए डिटरमाइन करेगी कि उसका बेंचमार्क कॉर्पस कितना बनता है। और उसको डिटरमाइन करने के लिए भी इसके अंदर बताया गया है कि भाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने पीएफआरडीए के ऊपर छोड़ दिया और वो अपने आप कोई डाटा उस टाइम पे आपको दे देगी, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर बताया गया कि कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो पीएफआरडीए इस बात को डिटरमाइन करेगी कि जो कर्मचारी है उसने और उसके एम्प्लॉयर ने रेगुलर कंट्रीब्यूशन दिया है या नहीं दिया है। अगर रेगुलर कंट्रीब्यूशन है तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, और भाई बीच में अगर मिसिंग कुछ हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात है। सेकंड में ये बताया कि मिसिंग कंट्रीब्यूट होने पर कोई कंट्रीब्यूशन किसी मंथ का रह गया, मिस हो गया, तो उसके लिए पीएफआरडीए एक निश्चित एप्रोप्रिएट वैल्यू डिटरमाइन करेगी। एप्रोप्रिएट वैल्यू इसके लिए पीएफआरडीए के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को डिफ़ॉल्ट पैटर्न पर इन्वेस्टमेंट में डाला गया हो। और अगली कंडीशन ये है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट रखना है। कर्मचारी अगर अपनी मर्जी से रखेगा तो उसकी आईसी या बीसी के अंदर जो डिफरेंस है वो निश्चित तौर के ऊपर आएगी। अच्छा, या तो वो बढ़ जाएगी, आईसी बढ़ जाएगी। आईसी बढ़ जाएगी तो भाई आपके जो कुछ पैसे हैं वो आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाएंगे बढ़े हुए। अगर घट गए तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न कर दिया कि भाई आपको पैसे दे करके जो बेंचमार्क पुल है या तो उसके बराबर में आ जाओ, पूरी पेंशन चाहिए तो, और नहीं तो फिर अनुपातिक रूप से आपको पेंशन लेनी पड़ेगी। ये उसके अंदर किया गया। जो मेन क्लास है 6, उसमें देखते हैं अब आईसी और बीसी की जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट चॉइस। तो भाई देखते हैं अब जो मेन क्लास है 6 उसके अंदर क्या दिया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि आईसी एंड बीसी की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट चॉइस की जानकारी कर्मचारी को समय समय पर दे दी जाएगी। भाई उसकी आईसी के अंदर कितना वैल्यू है,
बीसी के अंदर कितनी वैल्यू है और उसने किस किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन समय अंतराल पर गवर्नमेंट जारी करती रहेगी। अच्छी बात है भाई। सातवां जो है, सुपर एनुएशन होने पर, रिटायरमेंट होने पर क्वालिफाइड सर्विस कौन सा ऑफिस ज्ञात करेगा। जहाँ पर कर्मचारी काम कर रहा है उसका हेड ऑफ ऑफिस ही इसके लिए कम्पिटेंट है, क्वालिफाइड सर्विस जो है कर्मचारी की वो ही निकाल करके देगा। आठवां जो है, सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट के बाद यदि आईसी और बीसी दोनों की वैल्यू बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी रेगुलर कंट्रीब्यूशन हुआ है और सब कुछ ठीक है। यदि आईसी की वैल्यू बीसी से थोड़ी सी कम है तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इसको बीसी के बराबर अगर लेके आना है तो आपको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपकी पेंशन जो है अनुपातिक पेंशन बनेगी। यदि आप जमा करवा देते हैं तो फिर वो आपको आईसी आपकी बीसी के बराबर हो जाएगी और आपकी पेंशन जो 50% 25 साल की सर्विस वाली वो कंडीशन पूरी होने के बाद में पूरा 50% मिल जाएगा। यदि आईसी की वैल्यू बढ़ जाती है, आपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो है अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए थे उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो गया, आईसी की वैल्यू बीसी से बढ़ गई, तो भाई वो अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाएगी, ये ऑप्शन भी है। अगली जो मेन क्लास है 9, यदि आईसी को पुल कॉर्पस में ट्रांसफ़र करके आईसी लेस देन बीसी है तो अश्योर्ड पे आउट अनुपातिक होगा। ये तो पहले भी बता चुके कि भाई आपका अश्योर्ड पे आउट जो है अनुपातिक होगा अगर आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस यानी पुल कॉर्पस के से कम रह गई तो। अगला जो मेन क्लास है 10, उसके अंदर बताया गया कि कंट्रीब्यूशन आपको लगातार रेगुलर करना पड़ेगा। अगली जो मेन क्लास है हमारी 11, उसमें बताया गया है कि यदि कर्मचारी यूपीएस ऑप्शन लेता है और यदि उसके रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट किसी अन्य पॉलिसी को, किसी अन्य रूल को, किसी अन्य गजट नोटिफिकेशन को निकालती है तो यूपीएस के कर्मचारी उस अमेंडमेंट के लिए दावा नहीं कर सकते। ये इसके अंदर कर्मचारी के हितों को बांधने की बात की गई है। इसमें कर्मचारी को बाध्य कर दिया गया कि यदि उसके बाद में कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आएगी तो उसके अंदर कर्मचारी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगली जो मेन क्लास है, यूपीएस का प्रावधान एनपीएस के उन कर्मचारियों के लिए भी है जो रिटायर हो चुके हैं। इसकी जो मेन क्लास है 12, उसके अंदर बताया गया है कि यूपीएस का ऑप्शन उन कर्मचारियों के लिए भी रहेगा जो रिटायर हो चुके हैं। अगर एनपीएस और यूपीएस में जो डिफरेंस निकलेगा, जो आर्थिक लाभ कर्मचारियों को होगा, उसका एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा। ये इसके अंदर जो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं अगर वो एनपीएस छोड़ करके यूपीएस में अगर आना चाहते हैं और जो रिटायर हो चुके हैं तो उनको कुछ आर्थिक लाभ भी होने की संभावना है। अगला जो मेन क्लास है 13, अश्योर्ड पे आउट का प्रोविज़न। उनके लिए क्या होगा जिनके खिलाफ सुपर एनुएशन के टाइम पे यानी रिटायरमेंट के टाइम पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, यानी जो कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी है और उसके रिटायरमेंट की डेट आ गई, तो फिर यूपीएस का अश्योर्ड पे आउट का, और उसने यूपीएस ले रखी थी तो अश्योर्ड पे आउट का फिर क्या होगा, उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई अलग से प्रोविज़न किया जाएगा। अगली जो मेन क्लास है इसकी है इफेक्टिव डेट, भी कब से स्टार्ट होगी आपकी यूपीएस होगी भाई 2025 फाइनेंशियल ईयर से, यानी 1 अप्रैल 2025। अब कुछ कंडीशन मैं आपको बता दूं कि भाई फुल अश्योर्ड पे आउट यानी पूरी पेंशन के लिए कौन कौन सी 5 कंडीशन हैं जिनको पूरा करना किसी कर्मचारी के द्वारा अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, जो बेसिक पे है वो पिछले 12 महीने की एवरेज बेस के ऊपर कैलकुलेट करके फाइंड आउट की जाएगी। नंबर 2, एम्प्लॉय शुड हैव
कंप्लीटेड 25 ईयर्स रेगुलर सर्विस, यानी कम से कम उसकी नेट क्वालिफाइड सर्विस जो है 25 साल की होनी चाहिए। तीसरा जो है हम कर्मचारी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बीच में कोई मिसिंग ना हो। चौथा जो है एम्प्लॉय हैज़ ऑप्टेड फॉर डिफ़ॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है कर्मचारी ने वो सिलेक्ट किया, वो अपनी मर्जी से करेगा तो फिर वो जो पेंशन है या एश्योर्ड जो पे आउट है वो सुनिश्चित भुगतान ऊपर नीचे हो सकता है। और पांचवा जो है द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विड्रॉल्स, फुल एश्योर्ड पे आउट तभी मिलेगा यदि आपने बीच में से कोई पैसा नहीं निकाला है। अगर आपने बीच में विड्रॉ कर लिया, बीच में विड्रॉ करने की अगर कोई पॉलिसी है और आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो फिर वो पूरा नहीं मिलेगा। तो भाई ये था हमारा यूपीएस के ऊपर जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था। इसमें भाई कोशिश करी है मैंने आप लोगों को बताने के लिए, आगे ऐसे ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है इस विषय में और मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो ने लाइक कर दो, और प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है इसने शेयर कर दो ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ सके। धन्यवाद साथियों।